हेलो एवरीवन, आई एम अरविंद। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है पीसीएसजे बाई अमित सर। हमारी छत्तीसगढ़ पीटी की रैपिड रिवीजन सीरीज चल रही है जिसमें आज हम डील करने वाले हैं छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 के सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 7 और 9 को। इसमें हम इन सारे सेक्शंस को इन डिटेल जानेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे किस तरह के सवाल बन सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सेक्शन 3 है छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 का, जो एग्जम्पशन को बताता है कि किन किन जो है बिल्डिंग्स पे ये नहीं लगेगा। ये सेक्शन स्टार्ट ही होता है नथिंग इन दिस एक्ट, यानी कि जहां भी ये वर्ड नथिंग स्टार्ट करते हैं वो एक एक्सेप्शन क्रिएट कर देता है। जब भी हम नथिंग शब्द इस्तेमाल करते हैं वो नथिंग एक्सेप्शन क्रिएट करता है। नथिंग इन दिस एक्ट शैल अप्लाई, मतलब इस एक्ट की कोई भी बात इन बिल्डिंग्स को जो क्लॉज 1 और 2 में दी गई हैं इनके ऊपर बिल्कुल अप्लाई नहीं होगी। एनी एकोमोडेशन बिलोंगिंग और ओन्ड बाय एनी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के किसी ही डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रही है या उनको गवर्नमेंट ओन कर रही है, और बोर्ड कॉर्पोरेशन प्रमोटेड बाय एंड और ओन्ड बाय गवर्नमेंट, यानी हो सकता है कोई बोर्ड हो, कोई कॉर्पोरेशन हो, गवर्नमेंट का है तो उस पे नहीं लगेगा। इसके लिए होता क्या है, एक गवर्नमेंट जो है अपनी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए व्यवस्था करती है, स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, क्योंकि उसकी जो है जो भी कार्यप्रणाली है सही तरीके से चल सके, क्योंकि ऑफिसर्स को दिक्कतें ना आए, उनको सहूलियत रहे, उनके काम करने में कोई दिक्कतें ना आए, इसलिए जो है इस इसे एग्जम्प्ट कर रही है रेंट कंट्रोल एक्ट से। साथ ही साथ ये भी कहता है एनी अदर बिल्डिंग्स, कुछ और बिल्डिंग है, एंड और कैटेगरी ऑफ बिल्डिंग, मतलब उसकी कैटेगरीज है बिल्डिंग की, स्पेसिफिकली एग्जम्प्टेड इन पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब लोकहित में बाय द गवर्नमेंट थ्रू नोटिफिकेशन, मतलब लोकहित में गवर्नमेंट चाहेगी तो थ्रू द नोटिफिकेशन नोटिफाई कर देगी बजट में और कह देगी कि सर्टेन बिल्डिंग आर एग्जम्प्टेड इन्फोर्समेंट बाय द रेंट कंट्रोल एक्ट 2011, ये कह सकती है गवर्नमेंट। अब मान लीजिए गवर्नमेंट चाह रही है कुछ नई बनी बिल्डिंग है ना, न्यू बिल्डिंग्स है, चाह रही है कि ये लोग जिन्होंने बिल्डिंग्स बनाई हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, ये इसे जो है किराए पे दें। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट कह दे कि 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, या कुछ भी एक सर्टेन लिमिट फिक्स करती है कि आपके ऊपर रेंट कंट्रोल एक्ट नहीं लगेगा। आप जो है इसके ऊपर बाध्य नहीं। ये होता क्या है, जिसने बिल्डिंग बनाई है वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी हम जो है बिल्डिंग पे जो भी हमने खर्चा किया है उसको हम निकाल सकें। तो हो सकता है गवर्नमेंट एग्जम्प्ट कर दे। कुछ एक एरिया हो सकता है, मान लीजिए कहीं इंडस्ट्री आई और वहाँ जो है मकान की जरूरत पड़ रही है लोगों को और मकान कम है, तो हो सकता है गवर्नमेंट ऐसी कंडीशन में भी रेंट कंट्रोल एक्ट को एग्जम्प्ट कर दे। हाँ ठीक है, लोकहित में हमें चाहिए, हम एग्जम्प्ट करते हैं कि इस पीरियड तक जो है नहीं लगेगी। ध्यान रखिएगा, इस पे पीटी के सवाल भी बनने की संभावना है और कई बार आए भी हैं। हो सकता है कि सीधे सेक्शंस पे सवाल पूछ ले या फिर जो है इसके अंदर से सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे अभी हमने बताया था कि नथिंग शब्द इस्तेमाल होता है वो एक्सेप्शन क्रिएट करता है, उसी तरह से नॉट विथ स्टैंडिंग शब्द जब भी इस्तेमाल होता है ये ओवरराइड करता है, ये ओवरराइड करता है, मतलब जिस भी सेक्शन या एक्ट के पहले से लगा दिया गया वो उसको या उस प्रोविजन को ओवरराइड करेगा। सेक्शन 4 डील करता है टेनेंसी एग्रीमेंट से। ये कह रहा है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 107 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1880, मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का जो सेक्शन 107 है जो लीज की बात कर रहा है, पट्टे की बात कर रहा है, उसमें किसी भी बात के होते हुए भी जो है ये कि ये हमारा जो प्रोविजन है वो उसके ऊपर ओवरराइड कर रहा है, तो यही अप्लाई होगा। नो पर्सन शैल आफ्टर द कमिटमेंट ऑफ दिस एक्ट, यानी कि 6 नवंबर 2012 जिस दिन ये एक्ट आ चुका है उसके बाद लेट और टेक ऑन रेंट एनी एकोमोडेशन एक्सेप्ट बाय एग्रीमेंट इन राइट, मतलब इसके बाद से जितने भी एकोमोडेशन दिए जाएंगे किसी टेनेंट को वो हमेशा कागजी कार्यवाही के थ्रू होंगे, लिखित रूप में होंगे, वैसे जो है मौखिक रूप से नहीं दिए। अब ऐसा बोला क्यों गया, क्योंकि इसका मतलब सेक्शन 107 कुछ मौखिक वाली बात करता है। 107 को भी पढ़ लेते हैं। लीज हाउ मेड, a lease of immobile property from year to year or from any term exceeding 1 year or preserving yearly rent can be made only by registered agreement, यानी कि अगर जो है ईयर से ईयर किया जा रहा है, मान लीजिए कि 2024 जनवरी से लेकर के
हो सकता है 25 जनवरी तक हो जाए। कोई एक जो है एग्रीमेंट हो रहा है, तो ये है कि रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ही हो, ओरल नहीं करे। साथ ही साथ जो है, अगर इसे एक बड़े पीरियड के लिए किया जा रहा है, ऐसी कंडीशन में भी ओरल होगा, यानी कि यहाँ कुछ ऑप्शन की बात नहीं है। अब अगला पढ़ते हैं। ऑल अदर लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मे बी मेड आइदर बाय अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट और बाय ओरल एग्रीमेंट accompanied by डिलीवरी ऑफ बजट। यहां से दिक्कत पैदा हुई कि इसने ये कह दिया था कि अगर जो है ऊपर वाला छोड़ करके नीचे वाले पे अगर कोई भी जो है ट्रांसफर किया जा रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो वो दोनों तरीके से हो सकता है। चाहे वो जो है रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, या हो सकता है वो ओरली हो जाए। बोल करके कह दिया साहब हम आपको ये प्रॉपर्टी दे रहे हैं और डिलीवरी कर, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि इन्होंने इन्होंने एक विशेष प्रोविजन क्रिएट किया, इसलिए इसके ऊपर ओवरराइड कर दिया कि ये जो है एक पर्टिकुलर प्रोविजन पे इन्होंने ओवरराइड कर दिया। खासकर उनका दिक्कत यहां से इन्हें आ रही थी, इसीलिए इन्होंने जो है एक स्पेशल प्रोविजन बनाया और इस प्रोविजन पे इन्होंने ओवरराइड किया। आगे हम सेक्शन 4 का सब क्लॉज 2 देखते हैं। वेयर इन रिलेशन टू अ टेनेंसी क्रिएटेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, मतलब जिस दिन से ये एक्ट आया 2012 6 नवंबर से, उसके पहले भी बहुत सारे जो है टेनेंसी क्रिएट हुई होंगी, तो उनके ऊपर इस एक्ट का एप्लीकेशन किस तरह से होगा, या जो जो है मान लीजिए कोई लिखित रूप में हो गई है या फिर ओरल है, उनके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, इसको हम आगे देखते हैं। एग्रीमेंट इन राइटिंग वाज ऑलरेडी इंटर्ड, मतलब अब जो है तो एग्रीमेंट था वो पहले से लिखित रूप में था। सेल इंटर्ड इनटू सेल बी फाइल्ड बिफोर रेंट कंट्रोलर, यानी कि जो भाड़ा नियंत्रक है, भाड़ा नियंत्रक के पास में इसे लिखित रूप में देना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा, बता देना पड़ेगा कि साहब हमने जो है एक एग्रीमेंट किया था लिखित रूप से, ये करना है। अब साथ ही साथ आगे क्लॉज बी क्या कह रहा है, नो एग्रीमेंट इन राइटिंग वाज इंटर्ड, मतलब हमने जो ट्रांसफर किया था प्रॉपर्टी को, मतलब एकोमोडेशन को, जो टेनेंट को दिया था, वहां पे हमने कोई लिखित रूप में एग्रीमेंट नहीं किया, ओरल एग्रीमेंट रहा है। नो एग्रीमेंट इन राइटिंग मतलब ओरल एग्रीमेंट। द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट shall enter into agreement in writing with regard to tenancy and file the same before rent controller। अब अगर नहीं था तो वो करेंगे क्या, इस एक्ट के आ जाने के बाद से अब उसे लिखित रूप में देंगे, किसको, भाड़ा नियंत्रक को, रेंट कंट्रोलर को, और वो अपने रिकॉर्ड में मेंशन कर लेगा। सीधी सिंपल बात है। फिर आगे देखते हैं। प्रोवाइडेड दैट वेयर द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट फेल्स टू प्रिवेंट, सॉरी, प्रोवाइडेड दैट वेयर लैंडलॉर्ड एंड the tenant fails to present jointly a copy of tenancy agreement under clause A or fail to reach an agreement under clause B, such landlord and the tenant shall separately file the particular about the tenancy। अगर ऐसी कंडीशन आई कि वो ज्वाइंटली एक साथ नहीं दे पा रहे हैं एग्रीमेंट, तो वो करेंगे क्या, वो अलग अलग सेपरेटली आकर के एग्रीमेंट जो है भाड़ा नियंत्रक को दे दें, रेंट कंट्रोलर को दे दें। ये सीधे सीधे कह रहा है। एक बार ठीक है, अगर मुझे नहीं दे पा रहे तो एक साथ आने में दिक्कत है तो अलग अलग दे दें। फिर क्लॉज 3 क्या कह रहा है, एवरी एग्रीमेंट referred to in subsection 1 or required to be executed under subsection 2 shall be in such format and in such manner and within such period as may be prescribed। मतलब ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि ठीक है, जो भी एक फॉर्मेट हमने निश्चित कर दिया है, प्रेस्क्राइब कर दिया, प्राधिकृत कर दिया, उसी के जो है तरीके से आपको एग्रीमेंट को बनाना है और उसे जो है भाड़ा नियंत्रक के पास ले जाना है। फॉर्मेट कहाँ दिया गया, फॉर्मेट दिया गया है छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एडॉप्शन रूल्स 2016 में, वहां पे जो है फॉर्मेट दिया गया। यहाँ पे कई सारी चीजों के फॉर्मेट दिए गए हैं कि किस तरह से संबंध होगा, किस तरह से क्या चीजें होंगी, सब चीज का जो है फॉर्मेट दिया गया है। उसी तरह यहाँ एग्रीमेंट का भी फॉर्मेट दिया गया है। सेक्शन 4 क्या कह रहा है कि इस एक्ट के आ जाने के बाद से जो भी एग्रीमेंट होगा एकोमोडेशन को लेकर के, वो रिटन फॉर्म में होगा। अगर कोई जो है एग्रीमेंट पहले हो चुका है, वो लिखित रूप में है, उसे हमें भाड़ा नियंत्रक को देना होगा, और अगर लिखित रूप में नहीं है, उसे लिखित रूप में लिख के फिर भाड़ा नियंत्रक यानी रेंट कंट्रोलर देना होगा, वो अपने रिकॉर्ड में मेंशन करेगा। साथ ही साथ अगर टेनेंट और लैंडलॉर्ड एक साथ जाके दे पाने में
जो है उनको दिक्कतें हैं, फेल हो रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, अलग-अलग जाकर के भाड़ा नियंत्रक के पास दे सकते हैं। वो एग्रीमेंट को रख लेगा, नोट कर लेगा और साथ ही साथ ये भी बता रहा है कि कुछ एक फॉर्मेट जो कि गवर्नमेंट निश्चित करेगी, उसी फॉर्मेट में ही हमारा जो वो है एग्रीमेंट है, वो बनेगा। उस फॉर्मेट के इतर कुछ एग्रीमेंट नहीं बनेगा। फॉर्मेट कहाँ दिया गया है? फॉर्मेट जो है ये छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एडॉप्शन रूल 2016 में दिया गया। एक मामला आया कैसा कि देखिए अगर जो है जो एग्रीमेंट है वो राइटिंग ए एक्ट कह रहा है, राइटिंग में ना हो तब ऐसी कंडीशन में क्या होगा? कैन इविक्शन प्रोसीडिंग इनिशिएटेड अगेंस्ट द टेनेंट इवन इफ द एग्रीमेंट इज नॉट रिटन। हुआ क्या कि जो उन्होंने एकोमोडेशन दे रखा था उसमें राइटिंग में कुछ नहीं था, उन्होंने एकोमोडेशन दे दिया और जब उन्होंने इविक्शन की नोटिस दी टेनेंट को और एक जो है इविक्शन प्रोसीडिंग स्टार्ट की कि आप मेरा घर छोड़ दीजिए, तो टेनेंट जो है ये कह रहा था कि एक्ट कहता है कि लिखित रूप में दीजिए और आपने हमें लिखित रूप में हमसे कोई एग्रीमेंट नहीं किया, तो आप जो है इविक्शन कराने के लिए इंटाइटल्ड नहीं है। तो ये जब मामला कोर्ट के पास आया, कोर्ट ने इसे देखा और सेक्शन 4 को इंटरप्रेट किया। अब यहाँ हम इसकी लैंग्वेज को पढ़ते हैं, एक सेकंड। हाँ, इट इज द ड्यूटी ऑफ कोर्ट टू try to get the real intentions of legislature by carefully analyzing the whole scope of the statute sections or phrase under consideration। यानी कि कोर्ट के समक्ष जो भी सेक्शन लाया गया है, कोई इंस्टीट्यूट लाया गया है या कोई पर्टिकुलर फ्रेज लाया गया है फॉर द कंसिडरेशन, तो जो है लेजिस्लेचर क्या करेगा, वो रियल इंटेंट ऑफ द कोर्ट क्या करेगा, रियल इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेचर को जानने की कोशिश करे कि एग्जैक्टली लेजिस्लेचर हमारा क्या चाहता था, क्यों जो है इसने इस पर्टिकुलर सेक्शन को बनाया, इस पर्टिकुलर फ्रेज को ऐड किया हमारे सेक्शन में, क्या रीजन रहा, उसको जो है एग्जामिन करेगा और रियल इंटेंट को जानने की कोशिश करेगा। In the context of aforesaid principle, the language of section 4 is examined, उन्होंने एग्जामिन किया। इट डू नॉट क्रिएट अ ड्यूटी फॉर नॉन कंप्लायंस। इसने जो है कोई एक ड्यूटी जो है क्रिएट नहीं की कि अगर नॉन कंप्लायंस हो रहा है तो दिक्कत क्या है। Therefore, it can very well be presumed that obligation as has been provided under section 4 of the act of 2011 is directory in nature। मतलब ये निर्देश दे रहा है सर, as non compliance of it do not indicate any consequences to a seeking eviction। Therefore, we are constrained to hold that the rigors of section 4 of the act would not create a bar for the landlord to pursue petition for ejectment before the controller। इन्होंने ये कहा, ये जो सेक्शन 4 का जो प्रोविजन जोड़ा गया है, ये इसका नेचर क्या है, नेचर एक डायरेक्टरी है, ये निर्देश दे रहा है कि आप ये चीज करिए, निर्देशात्मक है। अगर इसमें इन्होंने फॉलो नहीं किया, इसके खिलाफ कोई कॉन्सिक्वेंसेस अलग एराइज नहीं होंगे। वो चाहते हैं उनको इविक्ट करना, तो इविक्शन की नोटिस दे सकते हैं, इविक्शन की प्रोसीडिंग स्टार्ट करते हैं, उनको बाहर निकाल सकते हैं। साथ ही साथ कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, क्या बोला, जो फाइनल ऑर्डर था कोर्ट का, इसमें ये डबल बेंच का जजमेंट रहा है। नॉन कंप्लायंस ऑफ द सेक्शन 4 ऑफ छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 shall not debar the landlord to pursue petition of eviction। कोर्ट ने फाइनली ये कहा कि जो है अगर लैंडलॉर्ड उनको इविक्ट करना चाहते हैं और इविक्शन की प्रोसीडिंग लाना चाहते हैं, तो उन्हें इविक्शन की प्रोसीडिंग लाने से रोका नहीं जाएगा, वो प्रोसीडिंग लाएंगे और इविक्ट करेंगे। इस आधार पे नहीं कि उन्होंने जो है सिर्फ एक एग्रीमेंट लिखित रूप में नहीं किया है। तो ध्यान दीजिएगा इसे। सेक्शन 5 को पढ़ते हैं। सेक्शन 5 क्या कहता है, रेंट टू बी एज एग्रीड। रेंट कैसा होगा, जो है एग्री किया गया है कुछ कानों के बीच में। रेंट पेबल फॉर एनी एकोमोडेशन शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, मतलब इस प्रोविजन को छोड़ करके और जो प्रोविजन है, बी सच एज मे बी एग्रीड अपॉन between the landlord and tenant, and it shall not include, ये जोड़ता नहीं है, the charges payable for amenities which may be agreed upon separately and shall be payable accordingly। इसने ये कहा कि जो है बिल्डिंग से रिलेटेड चीजें हैं, एकोमोडेशन से रिलेटेड चीजें हैं, वो तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ आप
अगर कोई लग्जरी चीज, कोई और एमिनिटीज को बाई द एग्रीमेंट, सेपरेट एग्रीमेंट करते हैं, तो वो रेंट का पार्ट नहीं मानी जाएगी, तो इसमें हम उसे इंक्लूड नहीं करेंगे अगर कुछ आप अदर एमिनिटीज के लिए कर रहे हैं। और सेक्शन जो है, इस पे देखिए सवाल बन सकता है, पीटी में सवाल बन सकता है। यहाँ पे सवाल ये पूछ लेंगे, ये इंक्लूड ही जो सेल इंक्लूड करके ही पूछेंगे। यहाँ पे चार्जेस पेबल फॉर एमिनिटीज, इसको पूछ लेंगे कि इंक्लूड करता है क्या, इंक्लूड नहीं करता है ना। जैसे यहाँ पे सवाल जोड़ सकते हैं कि ये उसमें इंक्लूड करेगा, फिर लिखेंगे सेल नॉट इंक्लूड, और साथ ही साथ में नाइदर इंक्लूड और नॉर, इस तरह की जो है सवाल यहाँ पे बना देते हैं। तो पीटी के लिए इस तरह का सवाल यहाँ बनने की संभावना है, इस पे आप ध्यान दीजिएगा। अनलेस एग्रीड अदरवाइज एवरी टेनेंट शैल पे द रेंट बाय द 15th day of the month next following the month for which the rent is payable। अब होगा क्या, अगर जो कोई उन्होंने तारीख फिक्स नहीं की है, तो वो तो अगले महीने की 15 तारीख को पेमेंट करेंगे। फिक्स जो है रेंट पेमेंट की डेट मानी जाएगी। ये पीटी का सवाल हो सकता है। यहाँ पे हो सकता है ऑप्शन में 1 तारीख दे दे, 15 तारीख दे दे, या कुछ और तारीख दे दे, इस तरह से वो सवाल बना सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। सेक्शन 7 जो है बात कर रहा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेंट कंट्रोलर। इसमें क्या है, फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट वन और मोर officer not below the rank of deputy collector as rent controller with territorial jurisdiction as specified by district collector। Rent controller shall be subordinate to the rent control tribunal। अब क्या है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक या एक से अधिक जो है वो जो डिप्टी कलेक्टर होंगे, डिप्टी कलेक्टर्स होंगे, उनको जो है रेंट कंट्रोलर बना दिया जाएगा, भाड़ा नियंत्रक बना दिया जाएगा। और उनके जुरिस्डिक्शन का जो निर्धारण करेगा, वो निर्धारण कौन करेंगे, जो वहां के डिप्टी कलेक्टर होंगे। डीसी जो है उसका निर्धारण करेगा, और जो डिप्टी कलेक्टर है, डिप्टी कलेक्टर रैंक के अधिकारी को ही जो है यहाँ भाड़ा नियंत्रक या रेंट कंट्रोल बनाया जाएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं कि सवाल यहाँ पे जुरिस्डिक्शन को लेकर के पूछा जा सकता है, और ये पूछा जा सकता है किसको जो है अपॉइंट किया जाएगा एज अ रेंट कंट्रोलर, भाड़ा नियंत्रक किसको बनाया जा सकता है, तो डिप्टी कलेक्टर है। अब ये किसके सबऑर्डिनेशन में काम करता है, सवाल यहाँ से भी बन सकता है, वो रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के सबऑर्डिनेशन में काम करे, इसे ध्यान रखिएगा। पावर एंड फंक्शंस ऑफ रेंट कंट्रोलर, इसका जो है इसको इसको कौन कौन सी पावर्स दी गई हैं और इसके क्या फंक्शंस हैं, इसके कार्य क्या हैं, इसको हम इसमें पढ़ेंगे। द रेंट कंट्रोलर शैल एक्सरसाइज सच पावर, परफॉर्म सच फंक्शन एंड डिस्चार्ज सच रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई, जो भी हम जो है बात कर रहे थे पिछले सेक्शन में, जहां पे हमने कहा कि वहां जा करके देंगे और वो जो है उसे नोट करेंगे। सेक्शन 4 में हमने पढ़ा था ना कि वहां जो है जाकर के अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ है और वो ओरल एग्रीमेंट करेंगे और फिर जाकर के उसे जो है भाड़ा नियंत्रक को देंगे, तो वो नोट करेगा, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। कुछ पावर्स दी गई हैं और साथ ही साथ जो है कुछ जो है कार्य बताए गए हैं कि क्या क्या कार्य वो करेंगे। द रेंट कंट्रोलर शैल एक्सरसाइज सच पावर, परफॉर्म सच फंक्शंस एंड डिस्चार्ज सच रिस्पॉन्सिबिलिटी within its territorial jurisdiction as the government may by notification based in him which shall include, जो कि कुछ चीजों को जोड़ता है। द फॉलोइंग, किन किन चीजों को जोड़ेगा, रिकंसाइलिंग डिस्प्यूट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। अगर लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में कोई जो है डिस्प्यूट हो रहा है, तो उसको रिकंसाइल करेगा, उन लोगों के बीच में समझौता कराएगा, बातचीत कराएगा, उसको जो है डिस्प्यूट को कोशिश रहेगी उसकी कि इसे खत्म करा। रिकंसाइल सिक्योरिंग द राइट्स ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट एज अवेलेबल टू देम अंडर दिस एक्ट। यह कुछ जो है राइट्स की बात कर रहा है टेनेंट के, और साथ ही साथ कुछ राइट्स की बात कर रहा है लैंडलॉर्ड के। इन राइट्स को सिक्योर कराने की जिम्मेदारी किसकी होगी, जिम्मेदारी होगी भाड़ा नियंत्रक की, रेंट कंट्रोलर की जिम्मेदारी होगी। रेंट कंट्रोलर की जिम्मेदारी होगी कि वो जो है इनके राइट्स को सिक्योर कराए। साथ ही साथ इन्फोर्सिंग द ऑब्लिगेशन enjoyed upon the landlord and tenant under this act। ये दोनों एक दूसरे के प्रति कुछ जो है ऑब्लिगेशंस को भी इंजॉय कर रहे हैं, उसे भी जो इन्फोर्स कराने की जिम्मेदारी किसकी है, भाड़ा नियंत्रक की है, रेंट कंट्रोलर की है। और साथ ही साथ सब क्लॉज 2 क्या बता रहा है, ऑल प्रोसीडिंग्स बिफोर द रेंट कंट्रोलर shall ordinarily concluded within 6 months from the date of first appearance of द रिस्पोंडेंट। यहाँ पे पीटी का सवाल बन सकता है
in response to the summon issued for his appearance in the case or from the date on which the respondent is set ex parte। ठीक है, यहां पे किस दिन से होगा? उस दिन से जिस दिन जो है रिस्पोंडेंट की पहली अपीयरेंस हो रही है, फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट पहली बार जब उपस्थित होगा उस दिन से 6 महीने के अंदर इसे जो है अपनी प्रोसीडिंग को कंप्लीट करना पड़े। तो क्या 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 पावर्स दी गई, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई, वो है सेक्शन 9 में। सेक्शन 9 बता रहा है कि ये जो है जो भी डिस्प्यूट अराइज होगा इन लोगों के बीच में उसे रिकंसाइल कराएगा, साथ ही साथ जो राइट्स हैं लैंडलॉर्ड के और टेनेंट के उसको जो है सिक्योर कराएगा, साथ ही साथ जो ऑब्लिगेशंस हैं उनको इन्फोर्स कराएगा। और जो प्रोसीडिंग स्टार्ट हो रही है इसके रैंक कंट्रोलर के समक्ष, वो प्रोसीडिंग को क्या करेगा? 6 मंथ में कंप्लीट करेगा फ्रॉम द डेट ऑफ द जिस दिन जो है रिस्पोंडेंट उपस्थित हुआ है। जिस दिन रिस्पोंडेंट उपस्थित हुआ उस डेट से 6 महीने के अंदर में इसे कंप्लीट करा। ओके, थैंक यू फॉर टुडे। और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे है, जिसे जो हमारा टेलीग्राम चैनल है पीसीएसजे बाय अमित सर, इस पे आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका कोई सवाल है आप हमें ईमेल के द्वारा या हमें जो है इन नंबरों के थ्रू आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या है इसे पढ़ने में या कुछ आप हमसे एक्स्ट्रा चाहते हैं तो आप हमसे जो है इन नंबरों पे या ईमेल के द्वारा या टेलीग्राम के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। ओके, थैंक यू।